नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की बातें करेंगे। और संज्ञानात्मक विकास की जब भी बातें होती हैं आपके दिमाग में एक छवि बनता होगा कि जो पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वही आपके सामने आता होगा। ठीक है, सही बात है। अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे अच्छा वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क किसने किया, तो उन्होंने करने वाले कौन है, वो जीन पियाजे ही हैं। तो उनके नाम को यहाँ लिख लेते हैं। किसने किया है? जीन पियाजे ने किया। पियाजे का नाम कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिए। इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्वीज या स्विस, या फिर आप पूरा नाम लिखिए स्विट्जरलैंड के। ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी जो स्टडी है, इन्होंने स्टडी किया था वो अपने ही बच्चों पे किया था। देखिए, जब भी कोई स्टडी होती है, आप जब भी कोई थ्योरी लॉन्च करते हैं, लेके आते हैं, ठीक, तो आप उसके बारे में विस्तृत स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और वो अध्ययन किस पे करते हैं? तो कुछ आप सब्जेक्ट पे करते हैं। वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, कोई एडल्ट हो सकता है, एडोलेसेंट एज का बच्चा हो सकता है, या फिर ग्रुप में आप कर सकते हैं। तो इन्होंने जो स्टडी करी थी वो अपने ही बच्चों पे किया था इन्होंने। ठीक है, किस पे किया था? अपने ही बच्चों पे। और उन्हीं का क्या किया इन्होंने? पूरा स्टडी करा, पूरा उनका डेवलपमेंटल देखा कि किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है, और देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होना। आप जो सीखने की एबिलिटी है, आप किस तरह से स्टेजेज बाय स्टेजेज क्या कर रहे हैं, आप जो मेंटल ऑपरेशंस हैं उसकी जो एबिलिटी हैं वो आप में डेवलप हो रही हैं, वही क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में इसका नाम देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसके 2-3 नाम है, कोई दूसरा नाम एग्जाम में आ जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए किसने? तो इसको दिया इन्होंने, किसने? जीन पियाजे ने। इसका दूसरा नाम क्या है? डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी भी इसका नाम है। इसी का नाम क्या है? ये नेम की बातें हो रही हैं। पहला ये पहला नेम है, ये दूसरा नेम है, तीसरा नेम स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है इसको। स्टेज थ्योरी या डेवलपमेंटल विकासात्मक सिद्धांत। स्टेज थ्योरी मतलब अवस्था सिद्धांत, सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां एक बात ध्यान रखना है, चूंकि डेवलपमेंटल थ्योरी इन्होंने दिया, डेवलपमेंटल थ्योरी पे ज़्यादा काम किया है। किसकी डेवलपमेंट पे? संज्ञानात्मक विकास के। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसी की वजह से ये काम किए, इसीलिए जो जीन पियाजे थे उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ। आपसे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप क्या नाम बताएंगे? आप बताएंगे जीन पियाजे। ठीक है, इनके इस वर्क की वजह से इनको फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा गया। किसको? जीन पियाजे को। ठीक है, अब चलिए इनके थ्योरी की बात करते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें इन्होंने बताया है कि जो भी लर्निंग होती है या जो आपका संज्ञान का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो 2 कारण से होता है, या वो 2 फैक्टर्स पे क्या करते हैं? डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या हुआ? मैच्योरिटी, कि जैसे जैसे आप में परिपक्वता बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? आपका जो बौद्धिक एबिलिटी है वो भी बढ़ता है। एज के अनुसार क्या हुआ? मैच्योरिटी बढ़ा। और मैच्योरिटी के साथ ही क्या होता है? आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो क्या होती हैं? उसमें भी विकास होता है। वो क्या होता है? कंसोलिडेट होता जाता है। आप नए नए चीज़ों को सीखते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर्स की बातें की हैं वो है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव।
मतलब आप कुछ भी सीखते हैं वो क्या होता है, आपके मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे कि आपने पास्ट में उसके बारे में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने स्कीमा में रखे हैं। ठीक है, आपका स्कीमा कैसा है, उसके आधार पे ही क्या होता है, आगे भी आपका विकास होता है। किसका विकास? संज्ञान का विकास होता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हुए। आगे अपने थ्योरी में इन्होंने थिंकिंग के बारे में बात करी है कि जो थिंकिंग होती है, देखिए संज्ञान क्या है, तो संज्ञान क्या है कि ज्ञान को नए तरह से क्या करना, अर्जित करना, या नए ज्ञान का अर्जन होता है, वही क्या होता है, संज्ञान होता है। और संज्ञानात्मक जो आपकी एबिलिटी है उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें जितने भी मेंटल वर्क आप करते हैं, जैसे सेंसेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिविटी है, या इंटेलिजेंस है, वो सब तमाम चीज़ें क्या है, आपकी संज्ञान से रिलेटेड है और संज्ञानात्मक एक्टिविटी के अंतर्गत वो सब आती हैं। तो उसी के दौरान क्या है, एक थिंकिंग भी है। थिंकिंग के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो थिंकिंग के बारे में इन्होंने कहा है इसमें दो गुण, थिंकिंग में क्या होते हैं, दो गुण होते हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरा जो होता है वो होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया है कि क्वालिटी, अब बच्चों के डेवलपमेंट की और एडल्ट की डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि किस तरह से अंतर होता है थिंकिंग में। एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि वो चाइल्डहुड पीरियड में है, और एक बच्चा है जो एडल्ट है या फिर एडोलेसेंस पीरियड में है, तो उसमें अंतर क्या होगा थिंकिंग में। तो देखिए थिंकिंग की क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक समान होगा, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। किसमें? एडल्ट, चाइल्डहुड वर्सेस एडल्ट, या फिर एडोलेसेंस बोल लीजिए। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या है कि ये सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में समान होगा। किसमें? चाइल्ड में और एडोलेसेंस पीरियड में। ठीक है, दोनों में सेम होगा, लेकिन जो क्वालिटी होगा, जो सोचने का जो दायरा होता है कि आप किस लेवल की थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ थिंकिंग जो होगी, लेवल ऑफ जो थिंकिंग होगी वो डिफर हो जाएगी, वो डिफर होगी दोनों में। ठीक है, हो सकता है कि आपके सोचने का जो क्षमता है किसी विषय पर वो अलग होगा। आप मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग पर आप स्टेटमेंट दीजिए या आप उस पर लेक्चर दीजिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो अंतर होगा ना आपकी, क्योंकि आप परिपक्व हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपका जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट हुआ है वो उस लेवल का है जहाँ पे आप ज़्यादा सोच सकते हैं, इवन क्वालिटेटिव ढंग से सोच सकते हैं। तो क्वालिटी में अंतर आएगा लेकिन क्वांटिटी सेम होगा। उतना ही वर्ड बच्चा हो सकता है कि वो किसी दूसरे टॉपिक के बारे में या वो अपने खेल से रिलेटेड जो उससे आप पूछेंगे तो उसमें हो सकता है कि वो 1 पेज 2 पेज 4 पेज भर दे लिख करके। तो ये अंतर होता है। तो थिंकिंग की बातें हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जो क्या होता है, जो पियाजे ने अपने थ्योरी में बताए हैं। ठीक है, पहला तो ये बताए हैं कि जन्म से क्या होता है। ठीक है, जो एबिलिटी बच्चे में जन्म से होती हैं, ठीक है, जो बाय बर्थ है उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, तो बच्चे में जो चूसने की एबिलिटी होती है कि आप कुछ भी सामान एक आप छोटे बच्चे को देंगे जो जन्म से 1 महीने 2 महीने का है या जन्म के वक्त का है या उसके बाद का है, जो इन्फेंसी से कह सकते हैं कि इवन 1 साल से पहले का जो चाइल्ड होगा उसमें क्या होगा, आप कुछ भी देते होंगे डायरेक्ट वो मुंह में रखता होगा या चूसता होगा। तो क्या होता है, चूसने की एबिलिटी। दूसरा क्या होता है, देखने की एबिलिटी। तीसरा क्या है, तीसरा है किसी चीज को पकड़ने की एबिलिटी, होल्ड करने की। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है पहुंच,
इसकी जो एबिलिटी होती हैं ये बच्चे में बाय बर्थ होती हैं और ये उसमें बचपन से ही होता है, ठीक है। और इसी के आधार पे क्या होता है, बच्चा इसी को आगे क्या करता है, डेवलप करते जाता है और फिर इसी से बहुत सारे क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये बाय बर्थ होते हैं, हर बच्चे में होता है, जन्म के समय प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक थ्योरी थी। आगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी पियाजे की थ्योरी की बात होती है, जनरली क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ जो स्टेजेस की बातें उन्होंने करी हैं, 4 स्टेजेस की बातें करी उन्होंने, क्या क्या, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, आप डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जो इनकी थ्योरी है वो इस स्टेजेस से काफ़ी ऊपर भी हैं। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है, आगे चलते हैं। इन्होंने बताया है कुछ कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है कि परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की या ढालने की जो एबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। आइए तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजे थ्योरी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन में क्या होता है, तो एडेप्टेशन क्या है, परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की एबिलिटी ही क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। और ये लर्निंग और सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 टर्म आते हैं, 2 प्रोसेसेज आते हैं, 2 टर्म नहीं 2 प्रोसेस कह लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या है, 2 प्रोसेस आते हैं, 2 प्रोसेसेज जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, सीखते हैं। पहला होता है एसिमिलेशन, जिसको बोलते हैं आत्म सात्करण या सात्मीकरण। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपके पास पहले से नॉलेज था, जो आपके मेमोरी में जो स्कीमा बनी थी, जो पहले से नॉलेज थी, उसमें क्या कर देना, नए ज्ञान को उसमें जोड़ना, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज है, जिसमें क्या होता है, आप पुराने नॉलेज में नए नॉलेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो एक पक्षी को देखता है, ठीक है, और पक्षी को देखने के बाद उसको लगता है कि पक्षी के क्या होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, और पक्षी के एक क्या होते हैं, नेक होता है, एक चोंच होता है। उसने क्या किया, ये उसने कॉन्सेप्ट बना लिया पक्षी के बारे में। अगले दिन क्या होता है, वो हवा में उड़ते हुए क्या देखता है, हवाई जहाज देखता है। फिर क्या वो सोचता है कि हवाई जहाज को भी क्या देखेगा तो क्या कहेगा, पक्षी है। लेकिन फिर वहाँ क्या होगा, जब उसको किसी ने बताया कि नहीं ये पक्षी नहीं है, ये क्या है, हवाई जहाज है और इसके फीचर्स अलग होते हैं, तब क्या करेगा, वो अपने पुराने नॉलेज में ये डालेगा कि जिसके 2 विंग्स होते हैं सबके सब पक्षी ही नहीं हो जाते, कुछ क्या हो सकते हैं, हवाई जहाज भी हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे उसने किसी जानवर को देख लिया, ठीक है, 4 पैर वाला किसी, मान लीजिए गाय को उसने देखा, और गाय को देखने के बाद क्या होगा, उसके दिमाग में बन गया कि 4 पाँव होते हैं, एक टेल होता है, इस तरह से 2 सींग होते हैं, कलर इस तरह का होता है, और इसको क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। अगले दिन उसने क्या देखा, एक बकरी को देख लिया, तो बकरी को देखने के बाद भी क्या कहेगा वो कि नहीं ये भी गाय ही है। लेकिन जब उसे बताया जाएगा कि नहीं ये गाय नहीं है, ये बकरी है, फीचर हैं लेकिन ये क्या है, बकरी है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि अपने पुराना जो उसका ज्ञान था उसमें क्या किया, बकरी के फीचर को भी ऐड कर दिया, जिससे क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
एक तरह से एसिमिलेशन हो गया। मान लीजिए उसने ब्लैक वाइट काउच देखा, अगले दिन जाने के बाद देखता है कि नहीं ब्लैक भी है, तो काउच ब्लैक भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक देखने के बाद उसको वो बोलेगा कि ये भैंस है, नहीं, वो क्या होगा बोलेगा, लेकिन जब उसको आप बता देंगे कि ये काउज के कलर भी ब्लैक हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने पुराने नॉलेज में एक नया नॉलेज को भी जोड़ लेगा कि गाय के कलर ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, व्हाइट तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसिमिलेशन। अगला क्या है, वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामंजन। ठीक है, सामंजन में क्या होता है कि आप अपने पुराने नॉलेज में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, और उसको क्या करते हैं, एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है या जो लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत था आपके स्कीमा में, उसको क्या करते हैं आप हटाते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं आप, इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, आप जोड़ तोड़ करते हैं। ठीक है, आप जोड़ तोड़ करते हैं। आप क्या करते हैं कि मान लीजिए पहले से जो इन्फॉर्मेशन था उसको क्या किए आपने, उसमें से गलत इन्फॉर्मेशन को हटाया, नए इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। ठीक है, और फिर क्या किए आपने, कुछ इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, तो वो क्या हो गया, एकोमोडेशन होता है। ठीक है, चलिए एडेप्टेशन की बातें हो गई, आपने दो कॉन्सेप्ट देखा। अगला जो इनके थ्योरी में कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देखिए एक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है उसका नाम है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन को बोलते हैं साम्य धारण। ठीक है, संतुलनीकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए इक्विलिब्रेशन कहाँ पे है, तो इक्विलिब्रेशन कहाँ होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में होता है। ठीक है, इस दोनों जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ही क्या होता है, जो इक्विलिब्रेशन होता है ये इस दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, या बैलेंस करने की क्या है, प्रक्रिया है। बैलेंसिंग कर दीजिए, बैलेंसिंग प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। अब देखिए जितना ज़्यादा इस दोनों के बीच में क्या होगा, बैलेंस होगा, उतना ही आप में जो बौद्धिक एबिलिटी है, जो आपकी एडेप्टेशन की एबिलिटी है, वो क्या होंगी, कंसोलिडेट होंगी और बेहतर होंगी। ये जितना अच्छा होगा, ठीक है, इक्विलिब्रेशन जितना बेहतर होगा उतना ही आपका ये क्या होगा, मजबूत होगा और बेहतर बनेगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब बालक एसिमिलेशन की स्टेज में होता है, ठीक है, जब बालक एसिमिलेशन की स्टेज में होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम होता है, मतलब वह संतुलित होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये माइनस और निगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, बालक जो होता है एकोमोडेशन के स्टेज में क्या होता है, वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ पे संतुलन नहीं होता, बच्चे असमंजस में होते हैं। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो पुराना था वो क्या हुआ, नए के साथ मैच नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जोड़ तोड़ करना पड़ा। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जो आपके पास नॉलेज था उसी में आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है, सब कुछ उसके जैसा है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन नए वाले से पुराने वाले में ले लिए, तो ये क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्कीमा का। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलता हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है
वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा एक तरह से मेमोरी ही कह लीजिए उसको, क्योंकि जिसमें क्या होते हैं आपके पुराने जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। वो एक तरह से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। क्या? स्कीमा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है स्कीमा, स्कीमा, और दूसरा है स्कीम्स, ठीक है। देखिए स्कीमा क्या है? ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं ये मेमोरी की तरह ही वर्क करता है, जहां पे क्या होता है इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीम्स क्या है? तो स्कीम्स होता है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो और जो आपके एक्सपीरियंस है उसको ऑर्गेनाइज करने की जो एबिलिटी है या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वही क्या है? स्कीमा होता है, ठीक है। कि आपका जो पहले से जो इंफॉर्मेशन आपके पास था, ठीक है, और उसमें क्या किया आपने? एक्सपीरियंस को भी ऐड किया, ठीक है, और उससे क्या हुआ? एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वही क्या होता है? वही होता है आपका स्कीम्स होता है। तो क्या हो गया? स्कीम्स की बातें कर रहे थे, तो स्कीम्स में क्या बताया कि देखिए ऑर्गेनाइज करने की क्या है? एक एबिलिटी है, या इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं किसका? तो जो आपका कह सकते हैं बिहेवियर है और एंड एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो स्कीमा में, स्कीम्स में होता है। क्या होता है कि बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस को क्या करते हैं आप? ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? स्कीम्स बोलते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के रूप में है और जो आपका बिहेवियर है उसी को क्या कर रहे हैं आप? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपके जितने भी मेंटल एक्टिविटीज आप करते हैं आप उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि जितने भी आपके जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स मतलब कि जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है उसी को क्या करते हैं आप? स्कीमा को रीअरेंज करने का काम कर रहे हैं आप, रीअरेंज कर रहे हैं आप। इसमें क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सबको एक साथ, जहां जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये भी एक क्या है? कॉन्सेप्ट है पियाजे की थ्योरी में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्या आते हैं? जो आप स्टेजेज पढ़ते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो भी आप स्टेजेज पढ़ते होंगे, जो 4 स्टेजेज हैं जिसकी बात हम लोग करेंगे, वो किस में आता है? जैसे सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, आपका कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 जो स्टेजेज हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बातें कर लेते हैं,
ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। अगला चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट है डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन की कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिसेंट्रेशन में क्या होता है? तो डिसेंट्रेशन में होता है कि आप व्यवहारिक रूप से और वास्तविक रूप से आप जब थिंकिंग करते हैं, किसी पहलू को देखते हैं, एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिसेंटरिंग बोलते हैं। कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन या एक पहलू को आप नहीं देख रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? जितने भी तमाम पहलू आपके सामने प्रेजेंट हैं सबको आप देख रहे हैं। डिसेंटरिंग में क्या होता है कि तमाम जितने भी सभी पहलू पे, ठीक है, जितने भी पहलू हैं, ऑल एस्पेक्ट्स पे आप क्या कर रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, अटेंशन आप दे रहे हैं। किस तरह से? तो आप वस्तुनिष्ठ या वास्तविक या व्यवहारिक रूप से, ठीक है, वस्तुनिष्ठ या और कर लीजिए व्यवहारिक वास्तविक रूप से सोचना या देखना। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डिसेंटरिंग के अंतर्गत। अगर सेंट्रेशन की बात हो, यहां पे डिसेंटरिंग है। डी मतलब होता है कि आप किसी एक जगह पे नहीं देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं देख रहे हैं। आप ऐसे नहीं देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इसके अपोजिट। डिसेंटरिंग में क्या होता है? देखिए, डिसेंटरिंग में होता है कि आप ऐसे देख रहे हैं, मतलब आप सारे एस्पेक्ट पे, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे आप सब पे देख रहे हैं। ठीक है, आप एक तरह से डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। वो किस में आते हैं? डिसेंटरिंग में आते हैं। लेकिन जब सेंट्रेशन की बात होगी, जब सेंट्रेशन की बात होगी, तब आप क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक पहलू पे ही देखेंगे। वो क्या होता है? वो होता है सेंट्रेशन होता है। ठीक है, केंद्रीकृत होता है। ये विकेंद्रीकृत होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं, ये जो होता है इसको बोलते हैं विकेंद्रन। ये होता है केंद्रन, होता है कि आप सिर्फ एक पहलू पे देख रहे हैं। इसी की वजह से बच्चा जो होता है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के जो सेकेंड स्टेजेस की बात होगी, वहाँ पे क्या होता है? बच्चे में ये नहीं होता, बच्चे में ये होता है। इसी की वजह से आप देखते होइएगा कि जब वो 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको आप 2 गिलास में, भले ही इक्वल दोनों में अमाउंट में वाटर हो या शरबत हो या फिर जूस हो, आप बड़े वाले गिलास में अगर रख करके देते हैं तो बच्चा बड़े वाले गिलास को ही लेता है। ठीक, उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा है। वो इसीलिए होता है, ठीक है, सेंट्रेशन की वजह से, कि वो सेंट्रेशन के पे ही ध्यान देता है, किसी एक पहलू पे ही ध्यान दे देता है। वो या लंबाई को देखेगा या अदरवाइज चौड़ाई को देखेगा, ठीक है, या ज़्यादा वाले को देखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक गिलास है, ये भी एक गिलास है, ठीक है, इसमें इतना भरा हुआ है, इसमें इतना भरा हुआ है। अब बच्चा देखेगा, उसे लगेगा कि इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है? कम है, और इसमें क्या है? ज़्यादा है। और फिर वो सेलेक्ट किसको करेगा? वो इसको चुनेगा। ठीक है, एक बच्चा। इसके बारे में आगे जब डेवलपमेंटल स्टेजेस की बातें करेंगे वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बेहतर ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, पढ़ा। ठीक है, आगे कुछ और बता देता हूँ कि देखिए, जो भी पियाजे की थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है? तो पियाजे को बोला जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनको संज्ञानात्मक क्या बोला जाता है? संरचनावादी बोला जाता है या रचनावादी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं
वो ज्ञान की जो रचना होती है वो स्वयं करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्वयं होता है। वो स्वयं क्या करता है? स्वयं से सीखता है, स्वयं द्वारा सीखता है, या फिर खुद ही ज्ञान का क्या करता है? वो कंस्ट्रक्शन करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि बच्चे को क्या बोलते हैं? सेल्फ कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। कहीं भी लिख देता हूं यहीं पे कि बच्चे को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान का रचना करने वाला। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। इतने कॉन्सेप्ट की बातें हुई इस थ्योरी में। अगले क्लास में हम लोग डेवलपमेंटल स्टेजेज की बात करेंगे, जो किसके अंतर्गत आता है? जो आता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत। 4 स्टेजेज हैं और 4 स्टेजेज की क्या एज है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो देखना थोड़ा सा आपको लेंदी लगने लगता है, इसीलिए वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे। अगले क्लास में हम लोग जो भी स्टेजेज हैं उसके बारे में बहुत विस्तृत ढंग से, बेहतर ढंग से बातें करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस स्टेज से भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेजेस से भी आते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी हमारा क्लास अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।